सास बिना देवरानी। बैठिए बैठिए आप लोग। अरे नेहा बैठो ना। अरे शर्माने की क्या बात है, इसे अपना ही घर समझो। आप क्यों इतना कष्ट उठा रही हैं सीमा जी? कैसा कष्ट अंकल जी? क्या देवर बेटी के समान नहीं होता? अब उसकी माँ का फर्ज तो मुझे ही निभाना है ना। बेटे की शादी में काम करना तो माँ को सबसे ज़्यादा खुशी देता है। सीमा सभी के लिए नाश्ता लेकर आती है। उसके मीठे स्वभाव से सभी का मन पिघल जाता है, जिसे देखकर नरेश अपनी पत्नी से कहता है, अरे नेहा की माँ, इस घर से अच्छा रिश्ता मिलना नामुमकिन है। लड़का भी अच्छा कमाता है, न सास न ननद, ले देकर जेठ जो एक शब्द नहीं कहता, और जेठानी जो ऐसे निर्मल स्वभाव की है। ज़्यादा सोचो मत, सीधा हाँ कर दो। सीमा के स्वभाव को देखकर स्नेहा के घर वाले बिना सोचे समझे अपनी बेटी की शादी शिव से करवा देते हैं। शादी की पहली रात स्नेहा और शिव एक आम शादीशुदा जोड़े की तरह अपने कमरे में जाने लगते हैं। तभी दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है सीमा। अरे अरे स्नेहा, कहाँ चल दी? भाभी वो मैं सोने जा रही थी। शिव के कमरे में अभी तुम्हारी जगह नहीं बनी है। मेरा मतलब है हमारे यहाँ ना शादी के बाद 21 दिन तक नई बहू को ज़मीन पर सोना पड़ता है, वो भी घर के मंदिर के सामने। तो तुम कैसे शिव के कमरे में सो सकती हो? स्नेहा की जेठानी जो घर में सबसे बड़ी थी, उसका कहना स्नेहा टालती भी तो कैसे। स्नेहा घर के मंदिर के सामने चटाई बिछाकर सो जाती है। अगली सुबह 4 बजे ही सीमा स्नेहा को जगाने आ जाती है। कौन है कौन है? अरे मैं हूँ। देखो हमारे घर की बहुएं इतनी देर तक नहीं सोती, बहुत नींद हो गई। हाँ चलो जाओ रसोई संभालो आप। सीमा के इस बर्ताव को देखकर स्नेहा चौंक जाती है और मन ही मन सोचती है, शादी के पहले तक इतनी निर्मल देखने वाली भाभी अचानक ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? मम्मी से बात करनी होगी। स्नेहा रसोई में जाकर अपनी माँ को कॉल लगाती है। हेलो मम्मी, पता है क्या हुआ? और उसी वक्त सीमा रसोई में आ जाती है। क्या पता है बहू, मुझे भी तो बताओ क्या हुआ, मैं भी तो सुनूं। ये घर ना बहुत अच्छा है मम्मी, तुम बिल्कुल सही थी। अब मैं फ़ोन रखती हूँ, ध्यान रखना हाँ मम्मी। रसोई में फ़ोन का क्या काम? हाँ नहीं बहू, लाओ फ़ोन मुझे दे दो। पर भाभी वो मुझे ना घर पर बात करनी है। अरे पगली, तुम मैं कहाँ भागी जा रही हूँ? जब भी घर पर बात करनी हो मुझसे फ़ोन ले लेना और टिफ़िन तैयार कर कर फटाफट अपने जेठ जी को दे दो। शिव का टिफ़िन यहीं छोड़ देना, उसे पसंद नहीं कि कोई उसे हाथ में सामान पकड़वाए। सीमा रसोई से सीधा शिव के कमरे में जाकर उसे जगाती है। अरे शिव उठ भी जाओ, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी ना। ये स्नेहा भी ना अलग सोने को कहा था, पर ये तो नहीं कहा था कि पत्नी धर्म तक नहीं निभाए। खैर चलो, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ, तैयार हो जाओ। तब तक मैं तुम्हारा टिफ़िन बना देती हूँ। आप क्यों बनाएंगी टिफ़िन भाभी? स्नेहा को कह दीजिए। आजकल की बच्चियाँ कहाँ काम होता है इनसे। मैं हूँ ना शिव, वो भी तो बेचारी कल की थकी हुई होगी। हम कितने खुश नसीब हैं जो आप जैसी भाभी मिली है हमें। स्नेहा रसोई का काम कर सोफे पर बैठती है कि तभी वहाँ शिव आ जाता है। मेरी टिफ़िन स्नेहा रसोई में है, आप जाकर ले लीजिए। शिव मन ही मन सोचता है, स्नेहा मुझे टिफ़िन तक नहीं पकड़ा सकती। वाह। सीमा स्नेहा के हर एक हरकत पर नज़र गड़ाए रखती, उससे घर का सारा काम करवाती। स्नेहा जाओ, कपड़े सूखे होंगे उतार कर ले आओ। बाद में ले आती हूँ ना भाभी। समय का काम समय पर हो जाना चाहिए, जाओ अब। भाभी वो मेरा फ़ोन। अच्छा घर पर बात करनी है ना, चलो मैं ही फ़ोन लगा देती हूँ। सीमा स्नेहा के घर पर फ़ोन लगा देती है। नमस्ते अंकल जी, स्नेहा को ना आपकी बड़ी याद आ रही है, तो मैंने सोचा एक फ़ोन ही घुमा लूँ। ज़रूर कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे मेरी बेटी के, जो आप जैसी जेठानी मिली है उसे। स्नेहा अपने घर वालों से बात बात में अपने ससुराल आने को कह देती है, ताकि वो अपनी जेठानी की असलियत सबको बता सके। पर सीमा बहुत शातिर दिमाग की थी, वो ऐसा कहाँ होने देने वाली थी। कुछ दिनों बाद जब स्नेहा के घर वाले वहाँ आते हैं, अरे नहीं बहू, देखो तो कौन आया है। अंकल जी, आंटी जी, आप लोग। लगता है स्नेहा सो रही है, मैं उसे जगाती हूँ, आप बैठिए ना। वो अब तक सो रही है और आप काम कर रही है, ये तो गलत बात है। अरे एक ही तो घर है, क्या फ़र्क पड़ता है अंकल जी, अपनी ही बच्ची है। अब इनके ही तो दिन है, ये थोड़ा एंजॉय नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। 2 रातों से लगातार काम करने के कारण स्नेहा की आंख लग गई थी।
वो आंखें मसलती हुई बाहर आती है। मम्मी पापा, आप लोग आ गए। यही संस्कार दिए थे क्या मैंने? दोपहर के 1 बजे तुम्हारी नींद खुल रही है। जितना अच्छा ससुराल मिल गया उतनी ही बिगड़ गई। चलिए जी, मिल लिए ना अपनी बेटी से? बड़ी चिंता हो रही थी आपको इसकी। अरे अरे, आप लोग बेचारी को डांट क्यों रहे हैं? सीख, अपनी जेठानी से कुछ सीख। ठीक कहा मम्मी, अब सीख लूँगी। मेरी गलती हो गई भाभी। वो एक्चुअली कुछ रातों से मैं आपकी मनपसंद का अचार बनाती हूँ आपसे छिपकर। सोचा था आपको सरप्राइज़ दूंगी, पर अब बताना पड़ रहा था, इसी कारण मैं आज देर से उठी। आई एम सो सॉरी। अरे ये बात थी बेटा। देखा जी, मैं ना कहती थी, मेरे संस्कार कभी खराब हो ही नहीं सकते। स्नेहा अब समझ जाती है कि इस लड़ाई को उसे खुद ही लड़ना होगा। बेटी से मिलकर नरेश और पल्लवी वापस लौट जाते हैं। रात के वक्त दोनों भाई घर लौटते हैं। स्नेहा खाने में जानबूझकर तेज़ नमक और मिर्च मिलाकर रखती है और वही खाना सभी को परोस देती है। खाइए खाइए, आज भाभी ने खास आपके लिए बनाया है खाना। पानी पानी, मुंह जल गया। कितनी मिर्च है इसमें। क्या भाभी, मैंने आपको मना किया था ना। शिव जी ये ना सुनती ही नहीं है। आपसे इतना प्यार करती है कि जिद पकड़ ली थी कि मैं ही खाना बनाऊंगी। अब देखिए ना, अब क्या ना भाभी के हाथ कांपते हैं ना कभी, इसलिए मिर्च ज़्यादा पड़ गई होगी। भाभी अब आपकी उम्र हो रही है, क्यों करना इतना काम जब अब से रसोई नहीं हो पा रही है। मैं तो कहती हूँ आप कुछ दिन के लिए अपने मायके हो आइए। मुझे तो लगता है घर संभालने के चक्कर में आप सालों से मायके भी नहीं गई होंगी। और आपका मैंने सत्संग भजन कीर्तन मंडली में भी रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। कितना मन लगता है आपका पूजा पाठ में, तो अब आपको कीर्तन के लिए भी समय मिल जाएगा। ठीक किया ना मैंने शिव जी? बहुत बहुत सही कहा स्नेहा। मैं भाभी के मायके जाने के टिकट्स भी करवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं शिव, मैं क्या करूँगी जाकर, और यहाँ पर घर कौन देखेगा? अब आप मुझ पर जिम्मेदारी देंगी ही नहीं तो मैं कैसे सीखूंगी भाभी। आप जाइए मायके, और ऐसे भी अब 21 दिन पूरे हो चुके हैं। मैं शिवजी और जीत जी का अच्छे से ख्याल रख लूँगी। पर हाँ शिवजी, टिफ़िन आपको खुद ही लेना होगा, क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि अगर पति काम पर जाते हुए रसोई से होता हुआ जाए तो घर में बरकत आती है। इसलिए तो मैं रसोई में ही आपका टिफ़िन छोड़ देती थी, ताकि आप एक चक्कर रसोई का लगा ही ले। हे भगवान, ये बात थी, और मैं क्या समझ बैठा था। तुम तो बहुत समझदार हो नेहा। तो भाभी सामान पैक कर दो ना, 4-6 महीने घूम कर ही आइएगा।